नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कहते हैं जब किसी परिवार में 3 बेटियां होती हैं तो लगता है एक बेटा क्यों नहीं, लेकिन माँ बाप उन बेटियों को अपना बेटा समझकर जब पालते हैं और वो बेटियां जब उन्नति के सोपान पार करती हैं तो पूरे परिवार को गौरवान्वित करती हैं। जी हाँ, मिलिए 2007 बैच की IAS अधिकारी शम्मी आबेदी जी से। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। मैम, मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चियों की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अभी भी नज़र नहीं आती चीज़ें जो होना चाहिए। उस कम्युनिटी से हैं आप, IAS का सफ़र आपने तय किया। मैम, ये सफ़र कैसा रहा? परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी सफ़र तक पहुंचने में। आपके परिवार में माँ का बड़ा योगदान रहा है। मैम, किस तरह से देखती हैं यहाँ तक के सफ़र को? मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की हूँ और मेरे पिताजी प्रोफेसर इन हेड थे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। मेरी माँ एक गृहिणी है। और सफ़र की अगर शुरुआत की बात करें, जैसे आपने कहा कि हम 3 बहनें हैं और घर का माहौल हमेशा बड़ा ही एकेडमिक रहा, शैक्षिक सा रहा और बहुत क्लियर था ये मेरी माँ को कि मुझे मेरी बेटियों को कुछ बनाना है। इसी तरीके से हमारी परवरिश की गई और हमारी पढ़ाई कराई गई कि हम कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ पर्पस सेट करते हुए अपनी आगे का प्रोफेशन चूज़ करें करके। मैं बहुत छोटी थी, ये किस्सा मैंने नहीं बताया आपको। मैं बहुत छोटी थी, शायद क्लास 5 या क्लास 6 में थी, जब मेरे पिताजी किसी शैक्षणिक कार्य के लिए आजमगढ़ गए थे। इत्तेफाक से वहाँ पर हम DM आजमगढ़, जिनकी वाइफ मेरी पिताजी की छात्रा थी, उनके घर गए और वहाँ पर हम रुके थे। ऑब्वियसली DM और कलेक्टर की पोस्ट ऐसी है कि वहाँ पर उनका रोब और काम ये सब देख करके कहीं ना कहीं मेरे भी मस्तिष्क में उसका प्रभाव पड़ा और एक एहसास हुआ कि हाँ, ये भी एक क्षेत्र है, ये भी एक प्रोफेशन है जो कि किया जा सकता है। उस समय मेरे पिताजी ने कोई इच्छा नहीं जाहिर की कि तुमको ये बनना है, ये बनना। बस मुझे लगता है कि वो मुझे बस ले गए थे, क्या दिखाने के लिए उन्होंने कभी नहीं बताया कर, पर उस एक विज़िट का मेरे माइंड पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और मैं बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील हुई। दूसरा, उस समय एक बहुत ही फेमस सीरियल था, मुझे लगता है कि बहुत बच्चों के माइंड पे उसने इम्पैक्ट छोड़ा, वो था उड़ान। उस समय दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो रहा था और वो सीरियल हम सभी बहनें जो है वो देखते थे। तो कहीं ना कहीं ये मन में आया कि हम भी कुछ बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं और यही सोचते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोचा मैंने। बहुत खूबसूरत सा शहर है लखनऊ, जहाँ से आप आती हैं। स्कूलिंग भी वहीं से, इकोनॉमिक्स की छात्रा आप रही हैं। क्या MA करते समय या इकोनॉमिक्स में जब PG आप कर रही थी, उसी समय ये मन में आ गया था कि IAS बनना है, कि वो पहली मुलाकात जब कलेक्टर बंगले आप गई तो उस समय से ही ये कहीं ना कहीं नींव बन गई थी कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है? मैं शायद 10th के बाद मुझे बहुत क्लियर हो गया था कि मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगी और 10th के बाद ही सोच लिया था मैंने, इसीलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ का ही फील्ड चूज़ किया और सब्जेक्ट्स मैंने अपने ग्रेजुएशन में भी वैसे ही चूज़ किए थे जो मैं अपने सिविल सर्विसेज में ले सकूं। एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट हूं मैं और एंथ्रोपोलॉजी में मेरा विषय था UPSC में, जो कि जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी इस्टेब्लिश था उसमें। तो बहुत पहले से चूज़ करके ही तैयारी कर रही थी, बट तैयारी में कुछ समय लगा। मैंने लखनऊ से ही अपनी पूरी तैयारी की, मैं दिल्ली कभी भी नहीं गई कोचिंग करने के लिए और मैं सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए ही दिल्ली में मैंने मार्गदर्शन 15 दिन का प्राप्त किया था। युवाओं के लिए मैम बहुत आसान नहीं होता UPSC फाइट करना, सेलेक्ट होना, और ख़ास तौर से मैं मुस्लिम लड़कियों का ज़रूर जिक्र करूँगा। बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता का रोल जो है वो बहुत अहम रहता है आदित्य, क्योंकि मेरे माँ और मेरे पिताजी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे, जिन्होंने कभी समाज की कोई बात नहीं सुनी और उन्हें जो करना था, उनके माइंड में जो उन्होंने सोच रखा था उसको कराते हुए उन्होंने निर्भीकता से हमारी तरबियत, हमारी पढ़ाई लिखाई करवाते रहे। ये एग्ज़ाम भी जब हम दे रहे थे तो उस समय कई लोगों ने ये चिंता व्यक्त की कि ये एग्ज़ाम अगर मान लो कर भी लिया तो फिर शादी कैसे होगी और लड़के नहीं मिलते, दिक्कत होगी फिर बाद में तुमको। लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा थी
तो मेरे माँ और मेरे पिताजी दोनों ही ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमको आगे परस्यू करने दिया इस चीज़ को। तो मेरा यही मैसेज है सभी माताओं और पिताओं के लिए, चाहे वो इस समाज के हों चाहे वो अन्य समाज के हों, कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के सपनों को साकार करने में उनके लिए एक मजबूत पिलर का काम करें। अगर आपका सहयोग और साथ नहीं है तो शायद दुनिया में फिर किसी और का सहयोग और साथ उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मेरे ख्याल से सबसे अहम भूमिका जो एक बच्चे की सफलता में होती है वो उसके माता पिता की होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शम्मी आबिदी जी के जो पति हैं वो भी 2005 बैच के IPS अधिकारी हैं। बड़ा नाम है, आरिफ शेख साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं फिलहाल EOW और ACB के। मैम, आरिफ शेख जी से मुलाकात के उस पड़ाव पे मैं आता हूँ। सोशल साइट्स शायद अभी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता कितनी लोकप्रिय हुआ करती थी, लेकिन ऑर्कुट में ही मुलाकात हुई थी और मुलाकात फिर शादी में बदली। वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक? मैं सर से एक सोशल वेबसाइट थी, जैसे बताया आपने, ऑर्कुट। उस टाइम हालांकि फेसबुक आ गया था, नया नया सा दौर था, पर हमने नहीं ज्वाइन किया था फेसबुक उस दौरान। ऑर्कुट में मैंने मेंस की परीक्षा दे दी थी, उसके बाद हुई थी उनसे मेरी मुलाकात, लेकिन हम सिर्फ बातचीत चैट के थ्रू ही करते थे, कभी फ़ोन पे बात वगैरह नहीं हुई। मैंने जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया उसके बाद, क्योंकि करियर सेटल हो गया था, प्रोफेशनल सेटल हो गया था, तो फिर शादी के प्रस्ताव पर विचार करते हुए हमने विवाह करने का निर्णय लिया। मैम, कहते हैं कि जब कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है तो पुलिस जब तक डंडा नहीं चला सकती जब तक SDM या कलेक्टर परमिट नहीं करते। तो घर में किसका डंडा चलता है, क्योंकि एक IAS और एक IPS है? घर में भी मेरे परमिशन के बिना डंडा नहीं चल सकता। क्या मैम, कैसे बैलेंस होता है? क्योंकि देखिए, बीइंग IAS बीइंग IPS बच्चों को देख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो दोनों की अपनी अपनी जवाबदेही होती है। कई बार ये लगता है कि हम अगर बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस फील्ड के लिए, जिस फील्ड के लिए हम आए हैं, लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए काम करना, उसके लिए शायद हम जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये ख्याल आता है मन में? जैसे मैंने बताया, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस वर्किंग मदर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको मैं ये कहती हूँ कि अगर महिलाएं करियर परस्यू करती हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो ये फैमिली में भी ये रहता है कि भाई तुम ये ना समझो कि अगर तुम IAS बन गई हो तो तुम बच्चों को नहीं देखोगे। तो ये एक, अगर आप इस बच्चों के साथ और करियर के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए आपके परिवार का, आपके पति का, घर वालों का, और घर में जो हमारे केयर टेकर्स हैं उनका एक मजबूत सपोर्ट होना चाहिए। तभी हम प्रोफेशनली अपने काम के साथ जो है वो जस्टिस कर सकते हैं। और ये सपोर्ट जो है वो समय समय पर मुझे मेरे माँ से, मेरे पिता से, मेरे पति से, मेरे घर में रहने वाले समस्त केयर टेकर से मिलता रहा है। कलेक्टर एक ऐसा पद है जहाँ पर आपका बहुत अहम भूमिका रहती है और बहुत कार्य अधिक रहता है, क्योंकि आपको सभी क्षेत्रों में काम करना रहता है। उस समय आपके बच्चे उसी वो फेज़ ऐसा होता है जब आपके बच्चे भी छोटे होते हैं और उनको आपकी ज़रूरत होती है। कभी कभी मुझे उस एक फेज़ में मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि जैसे मैं उनके साथ जितना समय मुझे व्यतीत करना चाहिए था मैं नहीं कर पाई, परंतु उसकी प्रतिपूर्ति मेरी माँ ने की। और जब जब मुझे आवश्यकता पड़ी, जब जब मेरे काम की बहुत ज़्यादा अधिकता होती थी, वो हमेशा आकर के मुझे सहयोग करती थी। मैम, उसी सवाल पे आ रहा हूँ, क्या ऐसा कभी हुआ मैम, क्योंकि देखिए अब तो सेक्रेटरी लेवल पर आप आ गए हैं, जब इनिशियल थे आप SDM लेवल रहा होगा, जब आप कहीं के कलेक्टर बन के गई हो, उसी समय हो सकता है मुख्यमंत्री जी का विजिट हो गया होगा, उस समय प्रधानमंत्री जी का विजिट हो गया, और उसी समय अपने बच्चों का एग्जाम भी रहा हो। ये वो क्रूशियल समय रहता है, कहीं ना कहीं लगता है यार कि माँ होने के नाते मैं बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रही। बिल्कुल, मैं हमेशा इनफैक्ट ये मतलब एक अजीब सा इत्तेफाक था शायद कि जब जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बैठक होती थी, समीक्षा बैठकें, तब तक हमेशा मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती थी। और वो एक ऐसा समय होता है जब बच्चे की तबीयत खराब हो कि उसे दुनिया में कोई नहीं चाहिए होता, अपनी माँ चाहिए होती है। और तब मुझे कभी कभी उसको छोड़ के जाना, अंदर से मन दुखी होता था कि हम नहीं देख पा रहे हैं उसको। लेकिन उस समय भी मेरी जो केयर टेकर थी वो बहुत ही अच्छी थी और उसने एकदम माँ के जैसे मेरे बच्चे का ध्यान रखा। तो वो एक समय खलता है थोड़ा सा कि हम शायद उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। जब अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी उनका मार्गदर्शन करना पड़ता है, देखना रहता है। एग्ज़ाम टाइम्स जब रहते हैं तो उनको ज़्यादा
एक सुनना पड़ता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पढ़ाना पड़ता है। तो ये सभी कार्य जो है वो एक गिल्ट फ्री लाइफ नहीं होती। जैसे मैंने बताया आपको कि हम जब ज़्यादा समय अपने बच्चे को देते तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहे। जब हम प्रोफेशन में बहुत तल्लीन होकर काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम शायद अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। बट फिर भी किसी तरह से मैनेज होते हुए अभी तक सभी कुछ ठीक रहा है, बच्चे भी पढ़ाई में ठीक कर रहे हैं और प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी काम के थ्रू जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। एसडीएम गरियाबंद के पद से शुरुआत हुई थी मैम, फिर एडिशनल कलेक्टर रायपुर, सीओ जिला पंचायत रायपुर, एमडी सर्व शिक्षा अभियान, डायरेक्टर पंचायत, कलेक्टर कांकेर, रायगढ़, अभी फिलहाल इसके पहले आप कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड रही, एमडी मार्केट रही और अभी कमिश्नर कम डायरेक्टर हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में। पहला जिला किसी भी कलेक्टर का सपना होता है कि हम बहुत अच्छा करें उस जिले में जाके, क्योंकि जब आप कलेक्टर बनते हैं प्रोविजनल पीरियड काफ़ी लंबा निकल जाता है। उसके बारे में भी मैं आऊँगा कि जो आपका प्रोविजन पीरियड था वो 3 कलेक्टरों के मार्गदर्शन में निकला। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी भी न्यू कमर के लिए कि उनको ऐसे 3 लोगों का साथ इनिशियल लेवल पे मिले जिनका अपनी एक धाक हो उस पूरी फील्ड में। जी, जैसा आपने बताया मेरी पहली पोस्टिंग एसडीएम गरियाबंद रही, इसीलिए गरियाबंद और कांकेर सदैव मेरे हृदय के बहुत करीब रहा, क्योंकि वो दोनों ही ट्राइबल इलाके थे। और गरियाबंद में भी मैंने कोशिश की है एसडीएम की विभिन्न स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में। राजस्व का तो बहुत अधिक काम नहीं था वहाँ पे, तो अन्य विभागों का जो प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन थे उसमें मैं सहयोग अच्छे से दे सकूँ और अपना पूरा 100% दे सकूँ वहाँ पर। काम भी किया मैंने, इसीलिए शायद इतना स्नेह है कि आज भी वहाँ के लोग जब मुझे मिलते हैं या उनसे बातचीत होती है तो खुश होते हैं और जिक्र करते हैं मेरा, तो अच्छा लगता है। कांकेर मेरी पहली पोस्टिंग थी एज कलेक्टर और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो आईएएस बनता है उसकी ड्रीम पोस्ट होती है। मुझे आज भी याद है जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे इंटरव्यू करने के लिए मेरा प्रथम इंटरेक्शन जो मीडिया के साथ हुआ तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आप क्यों बनना चाहती हैं। तो आई सेड कि मैं कलेक्टर बनने के लिए ही उसमें आई हूँ करके, और एज कलेक्टर मैं जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहती हूँ इन दोनों क्षेत्रों में। और इसके अलावा भी अन्य जितने भी एरियाज़ हैं, मैंने कांकेर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें काम ना किया हो करके, और हर चीज़ में मैंने मैक्सिमम अपना 100% देने की कोशिश करी। गंभीर नक्सल प्रभावित एरिया है वहाँ पर, कोयली बेड़ा हो गया, अंतागढ़ हो गया, और अंदरूनी क्षेत्र जो है पखानजूर वगैरह, वहाँ पे ऐसे 63 कैंप्स मैंने आयोजित किए और उन सभी कैंपों में मैं उपस्थित रही। कई जगह पर तो ऐसा था कि आप बिना सिक्योरिटी के नहीं जा सकते थे, पर फिर भी मैंने वहाँ पर जा कर के लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निदान भी करवाया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग वंचित रह जाते थे, तो उनको वो सुविधाएं वहीं पर मैंने मुहैया करवाने के लिए उचित पहल की। वहाँ पे शिक्षा में मैंने वहाँ पर बहुत काम किया। मैं उसी पे आ रहा था मैम, प्रोजेक्ट प्रज्ञा और प्रोजेक्ट सेतु, ये 2 बहुत माइलस्टोन प्रोजेक्ट थे वहाँ पर, जिसके लिए काफ़ी नाम भी हुआ था उस जिले का। बीइंग अ कलेक्टर पहली पोस्टिंग थी, ये दोनों प्रोजेक्ट्स थे क्या प्रज्ञा और सेतु? प्रोजेक्ट प्रज्ञा शिक्षकों की बहुत कमी थी वहाँ पर और वैकेंसीज भरने में समय लगता है। वो कैटेगरी रिजर्वेशन की वजह से कभी कभी उन कैटेगरीज के टीचर्स नहीं मिल रहे होते हैं, और अगर हम संविदा पर या अन्य माध्यमों से अगर हम रखना चाहें तो भी उन क्षेत्रों में जाकर कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि इतने दूरस्थ और अंदरूनी क्षेत्र थे। तो मैंने उस समय फिर एक प्रोजेक्ट प्रज्ञा चलाया, जिसमें हमने अपने ज़िले के ही सबसे बेस्ट टीचर्स से वीडियो लेक्चर्स तैयार करवाए, जो कि गर्मी की छुट्टी में तैयार करवाए गए। और गर्मी की छुट्टी में वो वीडियो लेक्चर्स तैयार करवा करके इन सभी स्कूलों में टीवी की व्यवस्था करवाकर उन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया गया। ये बहुत अच्छा तरीका। जब कोविड शुरू हुआ तो यही माध्यम शासन के द्वारा भी चयनित किया गया, जिसमें वीडियो स्टूडियो के माध्यम से लेक्चर्स रिकॉर्ड करके, और शुरू में हमारे ही ये लेक्चर्स जो है वो उपयोगिता में आए। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर हम ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स जब लेते हैं तो वो प्रोजेक्ट जो है वो हमारे जाने के बाद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया कि जब मैं ट्रांसफ़र आउट हूँ तो उससे पहले ही मैंने वो सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोड करवा दिए, सो दैट मेरे जाने के बाद भी बच्चों को उनका लाभ मिलता रहे। और काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप है, आज भी मैं कभी कभी खोल के उसको देखती हूँ।
साथ में इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने अंदरूनी क्षेत्र के टीचर्स की भी ट्रेनिंग कराई और उन बच्चों की ट्रेनिंग कराई, कैप्सूल ब्रिज कोर्सेज तैयार कराए जिनको प्रोजेक्ट सेतु का नाम दिया, जिनमें वो बच्चे जो कमज़ोर हैं और उनको एक लेवल पे ला करके हमें रखना है, उन बच्चों के लिए एक ब्रिज का काम कर सके और उस कैप्सूल कोर्सेज के माध्यम से हम उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव कर सकें। आदिवासी इलाकों की जब भी बात आती है मैम तो कुपोषण का जिक्र हर समय होता है। कांकेर में कुपोषण के लिए भी बहुत काम किया गया, खासतौर से चारामा की अगर मैं बात करूं तो ये चारामा जो ब्लॉक है पहले कुपोषण के नाम से जाना जाता था, काफ़ी काम वहां पर हुआ और लगभग कुपोषण मुक्त की ओर चारामा रहा। क्या इनिशिएटिव लेने पड़े थे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो इलाका बहुत अंदरूनी इलाका होता है, आदिवासी बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं भी समझना चाहते। किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ा था? हमने चारामा को उस समय जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट निर्माण का काम चल रहा था और स्वच्छता जो है वो हर लिहाज से ज़रूरी थी। डायरिया, डिसेंट्री ये सब होता ही रहते जो कि एक मुख्य कारण है मेल नरिशमेंट का भी। तो उस समय हमने इन दोनों को जोड़ते हुए चारामा को कुपोषण मुक्त चारामा बनाने का अभियान चलाया और हमने विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे को अच्छे से एक स्ट्रैटेजिक तरीके से उसको मनाने का, उसमें गांव के सरपंच सचिव की सहभागिता, ANM, आंगनबाड़ी वर्कर्स, इन सब की एक टीम बना करके वहाँ पर कार्य करना शुरू किया। एक बहुत अच्छा टेक्निक हमने वहाँ पर भी अपनाई थी जिसमें हमने ऐसे जो बहुत ही सिवियर कुपोषित बच्चे होते थे उनकी होम बेस्ड विजिट्स हम करवाते थे और हमने उनके घर में एक कलर कोडिंग का एक चार्ट बनवाया था जिसमें हर महीने उनका वेट लेकर के उस कलर के अंक के सामने, कलर कोडिंग के सामने उनके अंक अर्जित किए जाते थे और कहा जाता था कि आपको तब तक विजिट करना है जब तक ये हरा ना हो जाए करके। तो वो एक आंगनबाड़ी वर्कर थी जिन्होंने इसको अंतागढ़ में प्रारंभ किया था और हमने उसको पूरे ब्लॉक में और पूरे ज़िले में हमने करवाया, जिससे जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं वो कुपोषण से बाहर निकल सके। साथ ही मैंने एक और बहुत अच्छा काम वहाँ पे किया था। कांकेर का सीताफल बहुत फेमस है। आप जब ये सीताफल का सीज़न आता है, अगर आप उस तरफ से निकलेंगे तो आपको सड़क में बहुत बड़ी टोकरियों में लोग सीताफल सड़क के किनारे बैठ के आपको बेचते नज़र आएंगे, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स में बेचा जाता है। जब हम शहर आए तो हमें पता चला कि इतना छोटा सा डब्बा जो है 200, 300, 400 इस तरह का बिकता है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है। 100 रुपये की पूरी टोकरी, 150 रुपये की पूरी टोकरी। तो हम लोगों ने सीताफल बहुत अच्छा है और नेचुरल है, जंगली वाइल्ड वैरायटी है सीताफल की, बहुत ही स्वादिष्ट। ऐसा सीताफल मैंने इतनी जगह में पदस्थ रही कभी नहीं खाया। तो मैंने वहाँ पर सीताफल के पेड़ों की गणना की, वहाँ पे समूह निर्मित किए और समूह निर्मित करके उन सीताफलों को कलेक्ट करवा कर उनकी पल्पिंग करा करके, पल्पिंग के थ्रू उन पल्प के माध्यम से मैंने फ्रूट्स की भी ग्रेडिंग करवाई कांकेर फ्रेश कस्टर्ड एप्पल के नाम से। और उस समय हम उनको डब्बों में, बहुत अट्रैक्टिव डब्बों में पैक करके बड़े बड़े सीताफल लाते थे और यहाँ जो आपका तेली बांधा है, सुबह वो गाड़ी पे लाते थे और शाम भी नहीं होती थी उनके सारे डब्बे बिक जाते थे। तो वो सारी सुविधाएं हमने उनको उपलब्ध कराई और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है क्योंकि ये प्रोजेक्ट आज तक चल रहा है वहाँ। मैम, जब एक बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जब पुरस्कार मिलता है और वो पुरस्कार भी राष्ट्रीय पुरस्कार और खुद प्रधानमंत्री जब अपने हाथों से देते हैं तो बहुत खुशी होती होगी। क्या ये पुरस्कार था और क्या काम रायगढ़ कलेक्टर होते हुए आपने किया था जिसके लिए पुरस्कार आपको मिला? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत रायगढ़ जिला चयनित किया गया था और रायगढ़ जिले में उस समय शासन के द्वारा इंटेंशनली या मुझे नहीं पता है अनइंटेंशनली महिलाएं कलेक्टर पदस्थ हो रही थी और वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा स्टेप था लोगों में ये फेथ इंस्टिल करने के लिए कि महिलाएं जो है वो किसी से कम नहीं है और वो भी अच्छा काम कर सकती, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरे लिए बहुत ही संवेदनशील विषय है क्योंकि मैं खुद ऐसी परिवार से हूँ जहाँ पर हम, जैसे मैंने बताया कि 3 बेटियाँ थीं और हमेशा एहसास कराया जाता था मेरे माता पिता को, अरे मतलब आपकी तो कोई औलाद नहीं है, मतलब ये तो शादी होके चले जाएंगे फिर और आपका कोई नहीं है करके। तो क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से उठ के आई थी जहाँ मैंने ऐसी बातें सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस समय मुझे उस योजना का क्रियान्वयन करने का मौका मिला जब मैं लोगों को समझा सकती कि ऐसा कुछ नहीं है और बेटियों को पराया धन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। कोई पराया धन नहीं, आपकी बच्ची है, आपकी जिम्मेदारी है और वो आगे तक आपका ध्यान रखे, ये उसकी जिम्मेदारी है और
आपका परिवार का ऐसी परवरिश होनी चाहिए कि किसी को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए करके। बेटियों को की शैक्षणिक उसमें भी नॉर्मली ये रहता है कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि बच्चों को लड़कों को बाहर पढ़ने भेज दिया जाए, लड़कियों को वहीं लोकल पढ़ा दिया जाए, या फिर लड़कियों को 8वीं तक पढ़ाया, 10वीं तक, जब तक वो घर के पास तक पढ़ने जा सकती तब तक पढ़ाया गया, उसके बाद नहीं पढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत सारे नए नए इनोवेशंस करते हुए, बैठकें करते हुए, विभिन्न फोरम्स में जा कर के इस बात को समझाने की कोशिश की कि बेटियां जो है वो किसी से कम नहीं है, और जब बेटी हो तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, एक खुशी का माहौल होना चाहिए, और आगे जो है वो जाकर वो भी आपका नाम जो है वो रोशन कर। माता पिता शुरू से आपके लिए इंस्पिरेशनल रहे मैम, खासतौर से पिता की अगर मैं बात करूं तो अभी भी इस उम्र में भी मैंने सुना है कि पढ़ते बहुत हैं वो, और आरिफ सर के नाम में बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या अभी भी लगातार गाइड करते हैं? हम यही देखते हैं नॉर्मली अमूमन कि जब तक इंसान की नौकरी होती तब तक वो अपनी चीज़ों को परस्यू करता है, बट मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि 74 साल की उम्र में भी वो आज भी रोज़ 3 घंटा पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा मोटिवेटिंग लगता है कि इस उम्र में भी उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्पस दे रखा है और उतने ही पैशन के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी भी वो कविताएं लिखते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं। मैं ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हूँ और उन्होंने मेरी बहुत सारी पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया है। तो ये सभी कार्य वो अपनी रुचि से कर रहे हैं और उनको कहना नहीं पड़ता। उनको लगता है कि शायद जिस दिन उनका पढ़ना लिखना बंद हुआ वो शायद उनका जीवन ही अंत हो जाएगा करके। तो वो स्पिरिट जो है वो बहुत ही हाई स्पिरिटेड है, एनर्जेटिक है, और वो स्पिरिट से हम बहुत इम्बाइब करते हैं। कमिश्नर कम डायरेक्टर का पदभार है भी आपके पास मैम ट्रैवल डिपार्टमेंट का। इस सरकार की ट्रैवल डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा रुचि भी हमने पिछले कुछ समय देखी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने देखा, अभी हमने देखा किस तरह से साहित्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया। आदिवासियों का जो साहित्य है, खासतौर से बस्तर की अगर बात करें, बहुत रिच है मैम, उनकी संस्कृति, उनकी कला, लेकिन वो साहित्य संजो नहीं पा रहे हैं हम। क्या कमियां देख रहे हैं जिसको आप देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी स्टेट के नाम से जाना जाता है, कितना कुछ काम अभी इसमें करना बाकी है? मैं बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स रही हैं करके, चाहे कांकेर हो, चाहे रायगढ़ हो, चाहे गरियाबंद हो, मेरा इस सेक्शन ऑफ पीपल के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा है करके। और इतने सरल, सौम्य और सीधे व्यक्ति होते हैं ये कि मतलब इनके लिए मन अंदर से मन चाहता है काम करने का। मुझे एज कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जनजातीय साहित्य कोई आज का विषय नहीं है, आदिकाल से है जनजातीय साहित्य। शुरू में भी वाचिक परंपराओं में ज़्यादा स्थापित था, और आज जो है वो जैसा कि चर्चा परिचर्चा में आया कि बहुत सारी आदिवासी भाषाएं हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं। और जो हैं भी उनमें, अब अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सारे लोग गोंडी बोलते नहीं दिखेंगे, सारे लोग कोड़ाकू बोलते आपको नहीं दिखेंगे करके। तो वो जो अपनी भाषा के प्रति लोगों का लगाव कम होने लगा है, उसको हमें कहीं ना कहीं कंजर्व और प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ कि जनजातीय साहित्य के प्रति उनकी रुचि और बढ़े, और जो काम यहाँ पर जनजातीय साहित्य में हुए हैं उनको एक मंच प्रदान किया जा सके के ऑब्जेक्टिव से हमारे द्वारा ये आयोजन करवाया गया। और बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का था तो बाहर के लोग भी आए, और छत्तीसगढ़ के लिए एक्सक्लूसिवली हमने एक दिवस डेडिकेट किया जिसमें हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति के भी सदस्य उपस्थित हुए। उन्होंने लोक कथाओं का वाचन किया। वो लोक कथाएं जो हमने नहीं पढ़ी हैं या नहीं सुनी हैं, तो आम जन जो गैर आदिवासी पाठक हैं उनको भी वहाँ के रिच डाइवर्स कल्चर की जानकारी हुई। और साथ में जो आदिवासी न्यू बडिंग साहित्यकार हैं, जो अपकमिंग साहित्यकार हैं, उनको भी एक मंच हमने प्रदान किया। और उनके द्वारा ये बात रखी गई कि हमको ऐसे फोरम्स मिलते रहने चाहिए, क्योंकि हम लिख तो रहे हैं पर हमारी लेखन शैली में क्या कमी है वो हमें कोई बताने वाला नहीं है।
तो ऐसे वर्कशॉप्स या ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से हम ऐसे साहित्यकारों को जान पाएंगे जो हमें मार्गदर्शन दे सके, जो हमारी गलतियों को सुधार सके और हमें इनको लिपिबद्ध करने में सहयोग मिल सके। दूसरा जो इशू था कि हम अक्सर पुस्तकें लिखते हैं पर हमें प्रकाशन के अवसर हमारे पास सीमित हैं, हमें साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये एक फोरम था जहां हमने उनको मदद करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी नए साहित्यकार अगर अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ साहित्य लिख रहे हैं या किसी प्रकार से अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ लिपिबद्ध कर रहे हैं तो हम उसके प्रकाशन में उनको अवश्य सहयोग देंगे। मैम, आखिरी सवाल मेरा यही है कि युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगातार तैयारी करते हैं लेकिन निराशा कभी हाथ लग जाती है, कभी वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, कुछ कहना चाहेंगे? यूपीएससी का एग्ज़ाम एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है और अगर गवर्नमेंट ने आपको 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं तो डेफिनेटली ये मान कर ही दिए होंगे कि ये एग्ज़ाम उतना सरल नहीं है। अगर आपको पहले अटेम्प्ट में सफलता नहीं मिलती, अक्सर कुछ लोग हताश हो जाते हैं और कभी कभी गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से हताश ना हो करके आप उतने ही ताकत से अगर आप आगे बढ़ेंगे और अगर आप में आत्मविश्वास है कि आप ये कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज़ से, अपने टारगेट को अचीव करने से वंचित नहीं रख सकती। और यही मेरा मूल मंत्र था। मैंने संघर्ष किया क्योंकि मेरा तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन वो संघर्ष सफल रहा क्योंकि मेरे माता पिता को मुझ पे भरोसा था और मुझे स्वयं पे भी भरोसा था कि मुझे ये अचीव करना है और वो मैंने अचीव करके दिखाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। तो आपने सुना, साफ तौर पर समिया बेदी जी का कहना है कि अगर आपने कोई गोल बना लिया है तो आप बिल्कुल जी जान से उस गोल के लिए भिड़ जाइए, जुट जाइए। निश्चित तौर पर अगर आपने सोच के रखा है कि आपको उस पोजीशन तक पहुंचना है और आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आपको वहां तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो अवसरनामा में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी अवसर से आपसे मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत